काबुल एयरपोर्ट पर बस स्टैंड जैसा नजारा है। बेशुमार भीड़ जहाजों के पीछे ऐसे दौड़ रही है जैसे किसी बस पे चढ़ जाने की जल्दबाजी होती है। आतंक के अंधेरे में जिंदगी खो जाने की दहशत दहलीज छोड़ने पर मजबूर कर रही है। असल में अफगानिस्तान की बदनसीबी तालिबान बनकर लौट आई है। अफगानिस्तान की इसी बदनसीबी को दुनिया चुपचाप देख रही है। न किसी को मानवाधिकारों की चिंता है, न किसी को लोकतंत्र की टूटन दिखाई दे रही है। यूएनएससी ने कहा है कि तालिबान संयम बरते। 3 करोड़ अफगानियों की जिंदगी में अंतहीन दर्द भर गया है। अफगानिस्तान की बदनसीबी की सबसे ताज़ा तस्वीरें हैं काबुल एयरपोर्ट की, जहां अपने वतन से ही भाग जाने की जानलेवा जल्दबाजी नजर आ रही है। आतंकी गोलियों का डर आसमान से गिरकर जान गंवाने के डर से बड़ा हो चला है। हवाई जहाज की छत पर चढ़कर उड़ जाने की जिद बहुत कुछ कहती है। विमान से गिरकर दम तोड़ते लोगों की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में भी 7 लोगों की मौत की खबर है। तालिबान दिलासा दे रहा है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन बम बंदूक के धमाके दहला रहे हैं। सच तो यह भी है कि महिलाओं पर पहरा शुरू हो गया है। स्कूल कॉलेज बंद हैं और हिजाब की दुकानें खुली हैं। महिलाओं को हिजाब में रहने की हिदायतें दी जा रही हैं। मतलब साफ है कि मुखौटे बदलते तालिबान का सच वही है जो 20 साल पहले था, उतना ही क्रूर, उतना ही स्याह। जब तालिबान देश के दूसरे इलाकों पर कब्जा कर रहा था, तब लाखों की संख्या में लोग भागकर काबुल आ गए थे। लेकिन अब जब तालिबान ने काबुल पर आकर कब्जा कर लिया है, तो लोग कहां जाएं, किससे अपना दर्द बयां करें। ऐसे में जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां भाग जाना चाहता है। अब इस बदनसीबी के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं, अफगानी ये नहीं जानते। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होते ही काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होने लगे हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उभरकर सामने आया है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान ने कब्जा जमाया है, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में और देशों की क्या राय है और उसके क्या मायने रहने वाले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई देशों ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। वहीं चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान समेत कई अन्य देश तालिबान सरकार को मान्यता देने के पक्षधर हैं। इसके प्रबल संकेत इन देशों की ओर से सामने आई प्रतिक्रियाओं में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ चीन पहले ही साफ कर चुका है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से वो दोस्ताना संबंध चाहता है, जो साफ बताता है कि चीन को तालिबान से कोई भी ऐतराज नहीं है। वहीं आतंक का आका पाकिस्तान तो पहले से ही तालिबान का साथी बना हुआ है और खुलकर तालिबान के पक्ष लेने की वकालत करता आया है। साथ ही साथ तालिबान सरकार को मान्यता देता दिख रहा है, जबकि रूस भी तालिबान से बेहतर रिश्तों की ख्वाहिश रखता है, जिसके चलते जल्द रूस के राजदूत और तालिबान के बीच एक बड़ी मुलाकात होने वाली है। वहीं तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, कतर भी आने वाले वक्त में तालिबान को मान्यता दे सकता है। अफगानिस्तान में पल पल बिगड़ते हालात के बीच पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका पर है और पूरी दुनिया देखना चाहती है कि अमेरिका आखिर आने वाले वक्त में क्या फैसला लेता है। इस बीच अमेरिका ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहां के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वो अफगानिस्तान में केवल ऐसी सरकार को मान्यता देंगे जो वहां के लोगों के हितों की रक्षा करेगी और अपने देश में आतंकियों को कोई भी जगह नहीं देगी, जो बताता है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान और तालिबान का भविष्य का फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार ने बताया कि पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए वह विशेषज्ञों की कमेटी बनाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया सभी आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन साथ में यह भी कहा कि सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए वह निष्पक्ष विशेषज्ञों की कमेटी बनाने को तैयार हैं। केंद्र ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि कमेटी किन किन मुद्दों पर काम करेगी, यह सुप्रीम कोर्ट ही तय कर दे। पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जजों समेत दूसरे लोगों की जासूसी करवाने के आरोपों का केंद्र सरकार ने जोरदार खंडन किया। सभी लोगों ने कही सुनी बातों के आधार पर याचिका दायर कर दी। यह बात सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से दाखिल हलफनामे में कोर्ट को बताई गई। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकीलों ने सरकार के हलफनामे को नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से बताना था कि उसने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा या नहीं, उसका इस्तेमाल किया गया या फिर नहीं। ये बात शपथ पत्र पर लिखकर देने के बजाय सरकार ने सिर्फ आरोपों का खंडन कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार की तरफ से कमेटी बनाने का विरोध किया। कहा कि जब आरोप सरकार पर ही है तो सरकार को ही जांच का जिम्मा कैसे सौंप सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि कमेटी क्या काम करेगी और उसे क्या अधिकार मिलेंगे। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने जवाब में कहा कि कोर्ट ही इस बात को तय कर दे, सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने
कुछ और वकीलों के दलीलें कल सुनने की बात कहते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया और अब मंगलवार को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। आसाम से पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने आज टीएमसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। 15 अगस्त के दिन सुष्मिता ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उनके कांग्रेस पार्टी को छोड़ने पर कई कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप पर सीधा निशाना साधा और कहा कि क्यों ऐसे सुष्मिता जैसे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, इस पर मंथन करना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने सुष्मिता देव को टीएमसी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। बता दें कि कांग्रेस में सुष्मिता देव ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। सुष्मिता देव के पिता संतोष मोहन देव की असम में अच्छी पकड़ रही है। वे राजीव गांधी सरकार में केंद्र मंत्री भी रहे हैं। पिता के बाद सुष्मिता भी लोकसभा में कांग्रेस की टिकट पर सिलचर सीट से जीतकर सांसद रह चुकी हैं। दरअसल सुष्मिता की मदद से टीएमसी अन्य राज्यों में अपना विस्तार की योजना बना रही है, जिसमें सबसे पहले उसकी नजर असम और त्रिपुरा पर है। टीएमसी बंगाल के बाहर खुद का विस्तार करना चाहती है। पार्टी को लगता है कि त्रिपुरा और असम में उनका स्कोप है, जहां उसे सफलता मिल सकती है। टीएमसी ने रायजोर दल के मुखिया अखिल गोगोई के साथ भी बातचीत के 2 राउंड किए थे। उनको असम में पार्टी की कमान संभालने की पेशकश भी की थी, लेकिन गोगोई की तरफ से कोई खास जवाब नहीं आया। दरअसल पार्टी को असम में एक अच्छे नेता की तलाश थी, इसीलिए उन्होंने सुष्मिता देव से बात करी और यहाँ उनकी बात बन गई। लेकिन कांग्रेस को सुष्मिता का ये छोड़ जाना कांग्रेस के लिए नुकसान साबित हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस के नेता रिपुन बोरा ने ट्वीट किया और कहा कि सुष्मिता एक समर्पित नेता थी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला बड़ा फैसला ज्यादा बारिश से प्रभावित किसानों से जुड़ा रहा है। दूसरे बड़े फैसले में फुटकर व्यापारियों और बेरोजगारों को राहत दी गई है। वहीं तीसरे बड़े फैसले में अनुकंपा नियुक्ति के 38 मामलों में शिथिलता प्रदान की गई है। प्रदेश में हाल ही कई जिलों में हुई तेज बारिश के चलते किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सीएम गहलोत ने अहम फैसला किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों के 85 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने खराबे से प्रभावित इन 85 गांवों को अधिसूचित कर प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान देने के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। वहीं सीएम गहलोत ने शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स, हेयर ड्रेसर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बेरोजगार युवाओं को बिना गारंटी के 50,000 का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इससे 5 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लिए देरी से मिले आवेदनों को लेकर भी राहत दी है। सीएम गहलोत ने ऐसे 38 मामलों में छूट दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 2.5 साल की अवधि के दौरान करीब 375 अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में शिथिलता देकर आवेदकों को राहत दी है। साथ ही इस अवधि के दौरान 3,304 अनुकंपा नियुक्ति के मामले में नौकरियां भी प्रदान की है। कोटा जिले में आई बाढ़ अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़कर गई है, लेकिन अब इस बाढ़ पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता और पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत की अगुवाई में आज कोटा में किसानों का प्रदर्शन हुआ। इसमें बाढ़ग्रस्त किसानों के लिए मुआवजे की त्वरित और पर्याप्त आपूर्ति की मांग की गई है। राजावत ने इस दौरान दावा किया कि केंद्रीय सर्वे टीमों ने भी हाल में कोटा का दौरा कर लिया और हालातों को बद से बदतर माना है। लेकिन साथ में उन्होंने दावा किया कि 3.5 लाख हेक्टेयर के सर्वे दल के आंकड़े के विपरीत खराबा करीब 5 लाख हेक्टेयर में है और सरकार को तुरंत में हाड़ौती के बाढ़ग्रस्त किसानों के लिए 5,000 करोड़ का मुआवजा पैकेज जारी करना चाहिए। राजावत ने इस दौरान ये भी कहा कि ये वक्त कोरोना का बहाना बनाने का नहीं है और सरकार को ऐसे वक्त में किसानों के बीच पहुंचकर उनके घावों पर मरहम लगाने का प्रयास करना चाहिए। राजावत ने कहा कि अगर सरकार ने कोटा के बाढ़ग्रस्त किसानों के लिए पर्याप्त और त्वरित मुआवजे की घोषणा नहीं की तो सरकार को एक तगड़े किसान आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का 1 दिवसीय अजमेर दौरा। कायड़ स्थित जेएलएन मेडिकल कॉलेज की प्रस्तावित भूमि का किया निरीक्षण। जल्द होगा काम शुरू। वहीं राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में भी की शिरकत। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान जेएलएन मेडिकल कॉलेज के नए भवन के लिए कायड़ में प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया। मंत्री शर्मा के साथ चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया, जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य वीर बहादुर सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री शर्मा ने अधिकारियों के मेडिकल कॉलेज के नए भवन निर्माण के लिए बनाए गए प्लान के बारे में भी जानकारी ली। इसके पश्चात मंत्री शर्मा जेएलएन अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करने पहुंचे। मंत्री शर्मा के जेएलएन अस्पताल पहुंचने पर सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग कर्मियों ने स्वागत भी किया।
शर्मा के नए विधि विधान के साथ आइसोलेशन वार्ड का शिलान्यास भी किया। इसके पश्चात मंत्री शर्मा ने तमाम अधिकारियों के साथ मेडिसिन ब्लॉक, पीजी गर्ल्स हॉस्टल, शिशु रोग विभाग, मल्टी स्टोरेज पार्किंग, ऑक्सीजन प्लांट, मोर्चरी ब्लॉक का अवलोकन किया और जल्द काम पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। मंत्री रघु शर्मा ने जेएनएम अस्पताल के चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण, वहीं आइसोलेशन वार्ड का किया शिलान्यास, वहीं नए ऑडिटोरियम का भी किया उद्घाटन। पंचायती राज चुनाव को लेकर स्वर्णगिरी जोतू में भी सरगर्मियां तेज हो गई है। नामांकन का आज आखिरी दिन था, लिहाजा भाजपा और कांग्रेस के अलावा रालोपा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता लीला मदेरना ने वार्ड 28 से जिला परिषद सदस्य के रूप में नामांकन अपना दाखिल किया है और उनके साथ में विधायक, उनकी पुत्री दिव्या मदेरना और अन्य समर्थक भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले को मारवाड़ की राजनीति का बड़ा गढ़ कहा जाता है। भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला भी कहा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार पुनाराम चौधरी जिला प्रमुख थे और इस बार जिस तरीके से सरकार कांग्रेस की है, तो आमतौर पर ये धारणा मानी जाती है कि जिसकी सरकार होती है आमतौर पर जिला प्रमुख उन्हीं की पार्टी के बनते आए हैं। लेकिन हो सकता है कि कई तरह की जो अंदर के मतभेद और मनभेद चल रहे हैं, जिस तरीके से भीतरगात की संभावनाएं चल रही है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से उत्साह ग्रामीणों में देखा जा रहा है, 37 जिला परिषद के सदस्य बनने हैं, तो ऐसे में गांवों के अंदर की जो राजनीति है वो क्या करवट बदलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर कह सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी अपनी साख बटाने में जुट गए हैं। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि मदेरा परिवार का जो सपोर्ट शुरू से रहा है, ऐसे में परसा मदेरना, महिपाल मदेरना, दिव्या मदेरना, लीला मदेरना जिस सक्रिय रहे हैं, उस हिसाब से उनका ग्रामीण इस बार साथ देकर के किस तरह से जिला प्रमुख बनने के रास्ते को साफ करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस द्वारा स्मैक तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत आज एक और बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 3 स्मैक तस्करों को दबोचने के साथ करीब 6 लाख रुपए की 60 ग्राम स्मैक बरामद की। स्मैक तस्करों से एक लग्जरी कार भी बरामद की गई है। एसपी मृदुल कछावा ने बताया कि साइबर सेल सहित विभिन्न माध्यमों से स्मैक तस्करों पर नजर रखी जा रही है। इस दौरान धौलपुर से करौली की ओर स्मैक तस्करों के आने की जानकारी मिली, जिस पर मासलपुर एसएचओ शैलेंद्र सिंह, सदर थाना अधिकारी अमित सिंह और स्पेशल टीम के जरिए खेड़ा मासलपुर क्षेत्र में नाकाबंदी कराई गई। स्मैक तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 3 तस्करों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी सपोटरा क्षेत्र में पीलोदापुरा निवासी मनमोहन मीना, चैन सिंह मीना और जखोदा निवासी मनोज मीना है। एसपी का दावा है कि ये तीनों केला देवी सपोटरा क्षेत्र में स्मैक के बड़े सप्लायर हैं। एसपी मृदुल कछावा ने बताया कि विगत 1 वर्ष में स्मैक तस्करी के 48 मामले दर्ज कर 68 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे भरतपुर संभाग में अब तक की सबसे बड़ी 3 किलो 700 ग्राम स्मैक बरामद की जा चुकी है। एसपी का कहना है कि स्मैक तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहां अपने निवास पर उन्होंने जन सुनवाई की। कुछ मामलों में मौके से फोन कर निस्तारण की बात कही। तो वहीं जल जीवन मिशन को लेकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि 9 लाख घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुका है। 635 गांवों में और 67 ग्राम पंचायतों के घर घर में नल कनेक्शन दिया गया है। यानी राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत बेहतर काम हो रहा है। आगे भी हम इस काम की गति को बरकरार रखेंगे। हालांकि बीडी कल्ला लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि राजस्थान में जितना हिस्सा केंद्र से मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, तो वहीं जल मंदिर का उद्घाटन भी किया। तो इधर नोखा के विधायक बिहारी बिश्नोई बिजली आपूर्ति को लेकर नाराज हैं। कल भी बिजली अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। आज उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में ये बात कही कि निर्बाध आपूर्ति नहीं हुई तो हम बिजली जो आपूर्ति है वो ठप कर देंगे। उन्होंने एक फीडर हटाने की बात भी कही। तो कहा जा सकता है कि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को उनके गृह जिले में ही विधायक बिहारी बिश्नोई का कुछ मामलों को लेकर विरोध झेलना पड़ रहा है। हालांकि बिहारी बिश्नोई ने ये बात जरूर कही कि पानी को लेकर बेहतर काम हुआ है, लेकिन किसानों की समस्या है, बिजली की आपूर्ति निरंतर होनी चाहिए, ये जरूरी है, वो नहीं हो पा रही है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।